हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सिंह एक बार फिर आप सभी के बीच उपस्थित। आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो वार्षिकी से लिया है मैंने। वार्षिकी से जितने भी पारिस्थितिक तंत्र या पर्यावरण से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उनको हम यहाँ से आज कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक या दो नंबर आपके सीधे यहाँ से पूछे जाएंगे, क्योंकि तो उनको जानते हैं। तो पहला फैक्ट्स है आज का, भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन। तो मियावाकी वन और जो भूल भुलैया उद्यान है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान और एक मियावाकी वन का उद्घाटन किया है। यह उद्यान जो है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनने वाले हैं फ्रेंड्स, अभी इसको रिपीट करेंगे। यह उद्यान स्टैचू ऑफ यूनिटी के चारों ओर विकसित किया गया है और ये भारत का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान होगा जो यंत्र के आकार में बनाया गया है। इसके बीच में से कहा गया है, यानी कि 2100 मीटर मार्ग के साथ 3 एकड़ में फैला हुआ है। तो आइए इसको रिपीट करते हैं एक बार। अगर पूछा जाए क्वेश्चन, हाल ही में भूल भुलैया उद्यान कहाँ बनाया गया है, तो एकता नगर, जो कि भारत का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान है। और अगर पूछा जाए मियावाकी वन का उद्घाटन भी कहाँ किया गया है, तो गुजरात के एकता नगर में। और ये नर्मदा नदी के किनारे हैं। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो कि 182 मीटर की ऊंची है। साधु बेट द्वीप नर्मदा नदी के किनारे पड़ता है। ये भी फैक्ट आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना होगा। चलिए, 2100 जो बताएगा मीटर का मार्ग जो बना हुआ है, 3 एकड़ में फैला हुआ है और इसका आकार जो है उद्यान का, वो यंत्र के आकार में है। तो ये भी ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट फैक्ट है, मियावाकी वन क्या है। तो मियावाकी वन का नाम एक जापानी अर्थ यानी कि वनस्पति विज्ञानी जो है, वनस्पति विज्ञानी या वनस्पति शास्त्री, जिनका नाम है डॉक्टर अकीरा मियावाकी, इन्हीं के नाम पर इस वन का नाम रखा गया है मियावाकी वन। ये जापान के एक वनस्पति बॉटनोलॉजिकल हैं, इनका नाम है डॉक्टर अकीरा मियावाकी। इन्हीं के नाम पर इन वनों को रख दिया गया है। ये वन ऐसे पेड़ होते हैं जो पेड़ के नीचे भी पेड़ जो उगते हैं, मतलब कि पास पास में, तो उसको कहा जाता है, ऐसे सिस्टम को मियावाकी वन कहते हैं। और कहा गया है इसके तहत विभिन्न प्रजातियों के पौधे एक दूसरे के करीब लगाए जाते हैं, यानी कि एक ही प्रजाति के नहीं होंगे, विभिन्न प्रजातियों के होंगे और उनको एक दूसरे के पास में लगा दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, अत्यंत घने शहरी जंगलों में विकसित किया जाता है। यानी ऐसे वनों को हम शहरों में भी विकसित कर सकते हैं। जंगल में तो होते ही हैं जंगल ऐसे कि पहले बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उनके नीचे छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, लेकिन ऐसे शहर में डेवलप करने वाले जो वन होते हैं, ऐसे वन को हम लोग मियावाकी वन कह सकते हैं। इस विधि से प्रयोग में से पौधों की वृद्धि 10 गुना तेज होती है, जिसके फलस्वरूप विकसित वन 30 गुना अधिक सघन होते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, यानी कि मियावाकी विधि के प्रयोग से पौधों की जो वृद्धि है वो 10 गुना तेजी से होती है, और जबकि इसके फलस्वरूप विकसित जो वन होते हैं उनमें 30 गुना अधिक सघनता होती है। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा आप। और ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं, यानी कि वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी। तो ये आपके जापानी हैं और इन्हीं के नाम पर जो रखा गया है मियावाकी वन, कहाँ है, एकता नगर गुजरात में है। तो इस फैक्ट को भी फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2041 तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल घोषित करने की घोषणा की है। यानी यूपी गवर्नमेंट ने वर्ष 2041 तक कहा है कि मथुरा और जो वृंदावन क्षेत्र है उसको हम क्या करेंगे, शुद्ध शून्य कार्बन घोषित कर देंगे। यानी यहाँ पे जितना कार्बन उत्सर्जन होगा उसको हम क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे, नेट न्यूट्रल कर देंगे इसको, शून्य। यह भारत में किसी भी पर्यटन स्थल के लिए पहला कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान होगा। यानी भारत में किसी भी अगर स्थल की बात की जाए, पर्यटन स्थल की, उसमें ये पहला स्थल है मथुरा वृंदावन, जहाँ पर ये कहा गया है कि हम इसे क्या कर देंगे, कार्बन न्यूट्रल बना देंगे, शुद्ध शून्य कार्बन न्यूट्रल बना देंगे इसको हम। इन क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के रूप में उपयोग किए जाने वाले
केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को ही आने जाने की अनुमति होगी। अब भारत का जो लक्ष्य है आपको पता ही होगा, ये 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य तय किया है, जो कि आपने देखा होगा COP27 में भी यही भारत का लक्ष्य है कि हम क्या करेंगे, वर्ष 2070 तक अपने आप को हम शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जित देश घोषित कर देंगे, ये लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला टॉपिक। आज का जो पहला फैक्ट है वो है, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी है। यानी किसे 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर, पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है 24 अप्रैल को, इस दिवस के अवसर पर किसे अब के अवसर पर पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली जम्मू संभाग में पड़ती है, जो जिला है सांबा जिला है, सांबा जिला के पल्ली पंचायत को भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है या इसे बनाया गया है। क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स क्या रहने वाला है कि भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी है, तो आपको बताना है पल्ली पंचायत है, जो कहाँ पड़ती है, जम्मू संभाग यानी जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर जो है फ्रेंड्स वो अब आपका यूटीआई बन चुका है। 31 अक्टूबर 2019 को इसे एक यूटीआई में तब्दील कर दिया गया है। और सांबा जिला है फ्रेंड्स, याद रखना। पल्ली गांव ऊर्जा राजस्व का सबसे बड़ा एक उदाहरण है। ये कथन कारण में एक कूट में भी पूछा जा सकता है, क्या पहला होगा भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी है, पल्ली पंचायत है। पल्ली गांव एक ऊर्जा स्वराज का एक बड़ा उदाहरण है, तो यस। कार्बन न्यूट्रल शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित को संदर्भित करता है, यानी मीन्स इसका ये है, आपको जो बताया गया था नेट जीरो करना, यानी कि कार्बन को उत्सर्जन को संदर्भित करता है। कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है शून्य कार्बन, यानी कार्बन को बिल्कुल ख़त्म कर देना। कार्बन न्यूट्रल शब्द का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन, परिवहन, उद्योग और कृषि के संदर्भ में किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये वीडियो भी आज की आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगने वाली है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है, तो फ्रेंड्स वो देश है इक्वेडोर। क्या है, इक्वाडोर। और ये जो है फ्रेंड्स आपका पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में, यानी दक्षिण अमेरिका देश है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है महाद्वीप में, और इसका नाम है इक्वाडोर। विश्व का एक ऐसा पहला देश बन गया है जिसने वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने का निर्णय लिया है। यहाँ पर जैसे कि व्यक्तियों को संरक्षण दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से वन्य जीवों को कानूनी अधिकार दिया, लीगल राइट दे दिया है। तो लीगल राइट देने वाला पहला देश कौन हो गया है विश्व का, तो हो गया है इक्वाडोर। वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने का निर्णय इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बंदर था जिसका नाम एस्टेलिटा के मामले की सुनवाई के दौरान अप्रैल 2022 में सुनाया। फ्रेंड्स जो सर्वोच्च न्यायालय था देश का, यानी कि इक्वाडोर का, वहाँ पर कोई केस चल रहा था जो बंदर से संबंधित था, बंदर एस्टेलिटा, इसका केस चल रहा था। और इसी की सुनवाई के दौरान ये फैसला लिया गया कि वन्य जीवों को कानूनी अधिकार दिया जाएगा। इस पर यानी कि इस ऊनी बानर को 1 माह की आयु में उसके जंगली आवास से घर लाकर पालतू बनाया गया और 18 वर्ष के बाद वहाँ के वन अधिकारियों ने उसे मालिक से छीनकर चिड़ियाघर में रख दिया। ये घटना है इसकी, यानी क्यों ऐसा किया गया, कानूनी अधिकार क्यों दिया गया, क्योंकि बताया जा रहा है एक ऊनी बंदर था, इसको 1 माह की आयु में उठा लाया गया जंगल से, जंगल जो उसका आवास था, जंगली आवास जो घर था उसको, और इसको पालतू बना लिया गया, पेट कर लिया गया इसको। और 18 वर्ष के बाद अगर देख पाया गया कि वहाँ के जो वन अधिकारी थे उसके मालिक से उसे छीन लेते हैं और उसे फिर से चिड़ियाघर में छोड़ाते हैं। तो इसलिए क्या किया गया है, वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने की बात कही गई है। नेक्स्ट फैक्ट है फ्रेंड्स, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जो है ये आपको ध्यान रखना है,
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बस्तर जिले कांगेर घाटी नेशनल पार्क, यानी कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो है फ्रेंड्स, वहाँ पर ये आपको ये भी याद रखना है फ्रेंड्स, जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में है, तो आपका पड़ेगा छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वन दरोगा के सिलेबस में आपका जो है वन और वन्यजीव और नेशनल पार्क ये सब कुछ सम्मिलित किया हुआ है। तो जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है के भीतर एक गांव गुदिया पदर में रहने वाले आदिवासियों को वन उपयोग हेतु, यानी वन का वो उपयोग करेंगे, इसके हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान करते हुए सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दे दी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहने वाला है फ्रेंड्स यहाँ से कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रदान किए हैं, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। और ये वन उपयोग हेतु कुछ नियम हैं जो वहाँ की आदिवासी जनजाति को दिए गए हैं, क्योंकि उनके भी कुछ सामुदायिक वन संसाधन राइट्स होंगे जिनको मान्यता दी गई है कि वो लकड़ी का कैसे उपयोग करेंगे, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये अधिकार उनके पास है कि नहीं है। नेक्स्ट फैक्ट है, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बाद दूसरा राज्य बन गया है जिसने नेशनल पार्क के अंदर सामुदायिक वन यानी कि CFR अधिकारों को मान्यता दी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो जाएगा CFR हो जाएगा कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व। यहाँ पे रिजर्व संसाधन है ना, तो रिसोर्स हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है, यानी कि कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज, यानी ये हो जाएगा CFR का पूरा नाम। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो कौन होगा, उड़ीसा, और छत्तीसगढ़ कौन सा होगा, दूसरा राज्य बन गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, भारत का पहला जैव गांव जो है बायो विलेज कौन है, तो त्रिपुरा जो स्टेट है आपका पूर्वोत्तर भारत का, तो त्रिपुरा में भारत के पहले जैव गांव को मान्यता दी है। सिपाही जला जिला है जिसका गांव है दासपारा। सिपाही जला गांव का जिले का एक गांव है दासपारा, जिसे हाल ही में सिक्किम सरकार ने जैव ग्राम के रूप में स्थापित किया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट रहने वाला है फ्रेंड्स त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बारे में आपको एक मैं फैक्ट बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, तो 3 ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा। तो सिपाही जला गांव का नाम है दासपारा, इसको त्रिपुरा ने हाल ही में भारत का पहला जैव गांव घोषित किया है। यह गांव भारत के पहले संशोधित यह गांव भारत का पहला संशोधित जैव गांव है, जहां पर पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कृषि और कृषि संबंधित कार्यों में जैविक उर्वरक का ही प्रयोग किया जाएगा और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। यानी केवल इस गांव में जो कृषि कार्य किए जाएंगे, कृषि और कृषि से संबंधित जो भी कार्य होंगे उनमें जैविक उर्वरक का ही उपयोग किया जाएगा, न कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग। तो रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग पर बिल्कुल बैन लगा दिया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के जैव प्रौद्योगिकी निदेशालय ने इस पहल को वर्ष 2018 में शुरू किया था। और 2 फैक्ट आप और ऐड कर लीजिए, त्रिपुरा के नए जो मुख्यमंत्री हैं वो मानिक शाह हैं, और कोक बरोक जो भाषा है ये त्रिपुरा की मूल भाषा है। कोक बरोक भाषा त्रिपुरा की मूल भाषा है। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है फ्रेंड्स। भारत का पहला जैव गांव कौन है, तो दासपारा है फ्रेंड्स। कौन सा है, दासपारा है गांव, ये याद रखिएगा। आपका कहाँ है, तो त्रिपुरा का है। नेक्स्ट फैक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कौन है। ये भी काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तेलंगाना विधानसभा ने 13 सितंबर 2022 को वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दी, और मंजूरी देने के बाद भारत में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही।
इसीलिए क्वेश्चन बन गया फ्रेंड्स यहाँ से, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे बनेगा, तो तेलंगाना में बनेगा। विश्व स्तर पर अगर बात करें हम, तो रूस, चीन में वन विश्वविद्यालय होने के साथ ही यह वानिकी का तीसरा विश्वविद्यालय होगा। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स यहाँ से पहले, इससे पहले कौन से दो देश हैं जहाँ पर पाया जाता है, तो यहाँ पे कूट में अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा फ्रेंड्स, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय भारत में स्थापित किया जा रहा है तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट होगा, जबकि विश्व का जो वन विश्वविद्यालय है वो केवल दो देश यानी रूस और चाइना के पास ही हैं, तो आपको बताना होगा पहला कथन दूसरा दोनों सही है या नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य जो है वो, इसका उद्देश्य है वन संसाधनों के संरक्षण, ये पहला उद्देश्य हो जाएगा फ्रेंड्स। वन संसाधनों के संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए योग्य वानिकी पेशेवरों का उत्पादन करना, उद्योग और घरेलू जरूरतों की मांग को पूरा करना। और इसके लिए हम क्या करेंगे, वृक्षारोपण के प्रचार और प्रसार हेतु अनुसंधान को बढ़ावा देंगे और उचित तरीके से विकसित करना होगा। तो कई यहाँ पे फ्रेंड्स उद्देश्य हैं, एक एक करके एक बार रिपीट कर लीजिए। पहला उद्देश्य है वन संसाधनों का संरक्षण करना। सेकंड है सतत प्रबंधन के लिए योग्य वानिकी पेशेवरों का उत्पादन करना, और उद्योग घरेलू जरूरतों की मांगों को पूरा करने के लिए वृक्षारोपण फसलों के प्रचार हेतु अनुसंधान को बढ़ावा देना, उचित तरीके से विकसित करना होगा। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में वन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान FCRI को पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय में विस्तारित करने का निर्णय लिया है। तो आपको ये ध्यान रखिएगा, वन कॉलेज और वहाँ का जो अनुसंधान संस्थान है उसको क्या किया जाएगा, फॉरेस्ट कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसको कन्वर्ट करने का काम किया गया है। कहा गया इसको पहला वानिकी विश्वविद्यालय भारत का हम बनाएंगे। तो ये फैक्ट आपको मेरे फ्रेंड्स याद रखना होगा। नेक्स्ट फैक्ट है एडोब ऑफ द यूनिकॉर्न। एडोब ऑफ द यूनिकॉर्न जो है ये कहाँ, तो ये कहाँ है, तो ये असम सरकार द्वारा हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये असम में पड़ता है फ्रेंड्स। यहाँ पर एक सींग का गैंडा पाया जाता है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, जो गैंडे हैं, गैंडे के जले हुए सींगों की राख के से एक स्मारक बनाने का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक स्मारक का निर्माण किया गया है, इसको कहा गया है एडोब ऑफ द यूनिकॉर्न। ये बना कैसे है, तो ये गैंडे के जले हुए सींगों से, उनकी राख से, जो एसेस होती है, राख होती है, उसी से इसको बनाया गया है। हुआ क्या, वहाँ की सरकार ने जो तस्कर थे, गैंडे के सींग के तस्कर जो तस्करी करते थे, उनकी जो है उनकी पकड़ धकड़ जब हुई तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सींग मिले, क्योंकि ये सब लोग ना चाइना है, म्यांमार है, यहाँ पर ये देशों में भेजते हैं, क्योंकि इनकी मेडिसिन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो वहाँ की सरकार ने क्या किया, उसको पकड़ करके और जला दिया। जली हुई राख से क्या बना दिया है, एडोब ऑफ द यूनिकॉर्न, एक प्रकार से स्मारक है। एडोब ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से इसमें गैंडे की 3 मूर्तियाँ बनाई गई हैं। एक जो है नर है वयस्क, और एक मादा है, और एक गैंडे का बच्चा है। गैंडों की तीनों जो मूर्तियां हैं, मूर्तियों को बनाने के लिए शिकारियों और तस्करों से जब्त किए गए 2479 गैंडों के सींगों को जलाने से राख प्राप्त हुई है। इस राख से प्राकृतिक रूप से मरने वाले जानवरों से एकत्र की गई राख को भी उपयोग किया गया है, कंक्रीट मिश्रण में किया गया है। इस तरीके से कहने का राख का उपयोग किया गया है, एडोब ऑफ द यूनिकॉर्न। अब फ्रेंड्स सोचो इस फैक्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो यहाँ से क्वेश्चन यही बन जाएगा आपका नॉर्मली कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस जानवर से संबंधित है, तो एक सींग वाले गैंडे से संबंधित है। किस राज्य में है, असम राज्य में है। बस ये फैक्ट बन जाएंगे। और या करंट में पूछा जाए तो ये बन सकता है एडोब ऑफ द यूनिकॉर्न क्या है, तो ये गैंडों के सींगों से जली हुई राख से बनाया गया जो है एक प्रकार से जो मूर्तियां हैं, जो बताई गई 3 बनाई गई हैं, ये एक प्रकार से यानी कि मूर्तियां हैं जिनको कहा गया है एडोब ऑफ द यूनिकॉर्न। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं फ्रेंड्स। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क, तो फ्रेंड्स ये जो है विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये हरियाणा जो राज्य है अपना, हरियाणा राज्य के गुड़ग्राम, जहाँ पर
ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है। वहीं जिला है एक नूह जिले, जो नूह और जो गुड़गांव जिला है, इन जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखला में लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है। यानी हरियाणा के गुड़ग्राम और नूह जिलों की ये रेंज कौन सी है, तो अरावली रेंज श्रृंखला है। उस रेंज में लगभग 10,000 एकड़ भूमि में एकड़ एरिया को कवर किया गया है और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा, ऐसा सरकार ने निर्णय लिया है। काफ़ी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से है। जंगल सफारी योजना के साकार होने के बाद एनसीआर जो है दिल्ली क्षेत्र का होता है, इसमें पर्यटन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आपका क्वेश्चन यहाँ से ये बनने वाला है फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ बन रहा है, तो हरियाणा में। स्थान का प्लेस का नाम अगर पूछ लीजिए तो गुड़ग्राम और नूह इन दोनों जिलों में बन रहा है। तो इसका क्षेत्रफल एरिया कितना है, तो 10,000 एकड़ का एरिया है और ये विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क होने वाला है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन है। अभी जैव गांव आया था जो पल्ली पंचायत थी। अब क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है, तो गुजरात का मोढेरा जो गांव है, गुजरात का मोढेरा गांव, ये भारत का जो है पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। तो कहाँ किस राज्य का है, गुजरात राज्य का है और गांव का क्या नाम है, तो मोढेरा गांव है। इसके लिए गांव में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली VESS का प्रयोग किया गया है। दिन के समय घरों में लगे सौर पैनल से बिजली पैदा की जाती है और जब सूर्यास्त हो जाता है, सनसेट का जब समय हो जाता है, उसके बाद VESS के माध्यम से निवासियों को बिजली की आपूर्ति की जाती है। दिन भर जो है कलेक्शन होता है सौर पैनल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का और रात में जो है इसकी सप्लाई की जाती है। इस पहली परियोजना के लिए सरकार ने 12 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन क्या बनने वाला है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है, तो मोढेरा है, गुजरात राज्य का है। क्या है यहाँ बता दिया गया है, दिन के समय घरों में जो पैनल लगे हुए हैं वहाँ से क्या की जाती है, बिजली बनाई जाती है और सूर्यास्त के समय जब रात का समय आता है तो उस बिजली को घरों में सप्लाई कर दिया जाता है। इसके साथ ही मोढेरा गाँव जो है, मोढेरा गांव के सूर्य मंदिर में, जो मोढेरा गांव में एक सूर्य मंदिर है, में हेरिटेज लाइटिंग और 3D प्रोजेक्शन में भी सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालित होंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो सूर्य मंदिर है मोढेरा गांव का, उसको भी जो है सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपके करंट से और वन्य जीव संरक्षण इन सब से जुड़े हुए थे।